नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत जायसी कृत पद्मावत से नागमती वियोग खंड, जैसा कि हमारे पिछले व्याख्यान में भी हमने कुछ व्याख्याएं इस खंड से की थी, उसी श्रृंखला में आज फिर हम एक उनके खंड की व्याख्या करेंगे, काव्यांश की व्याख्या करेंगे। तो आज का जो हमारा संदर्भित जो काव्य खंड है उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। संकेत जेठ जरे जग चले लुआरा, और अंतिम पंक्ति है उसकी जरे जो अस पीऊ लागी। दोहे की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। तो हम इस काव्य खंड की व्याख्या करते हैं। प्रसंग आप सब जानते ही हैं कि रत्नसेन पद्मावती के प्रति जिज्ञासा भाव और प्रेम भाव उत्पन्न होने के कारण, जैसा कि हीरामन तोते ने पद्मावती के सौंदर्य के बारे में जब रत्नसेन के सामने वार्ता की, तो रत्नसेन जो जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती जो यहाँ परमात्मा का प्रतीक है, उससे मिलने के लिए तड़फ उठता है और सब कुछ अपने राज कार्य और सब संबंधों को छोड़ करके वह सिंघल द्वीप की ओर प्रयाण कर जाता है। और इतने लंबे समय की अवधि में बिना किसी समाचार के, बिना किसी संदेश के नागमती निरंतर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन प्रिय के वियोग में, पति के वियोग में एक सामान्य स्त्री के समान वह भी अनेकानेक दुश्चिंताओं से ग्रसित होती जा रही है। और धीरे धीरे उसकी वियोग जन्य जो पीड़ा है, जो विरह है, वह भी अपने चरम उत्कर्ष तक आ रहा है। तो यहाँ उसकी तरह तरह की प्राकृतिक उपादानों से जो उद्दीपन है वो भी बढ़ रहा है, उसका जो उसकी पीड़ा है वह बढ़ रही है। तो यहाँ नागमती उसी क्रम में 12 मासा जो उसका विरह और वियोग का वर्णन जायसी ने किया है, जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट वर्णन है। उसमें जेठ माह में उसकी कष्ट और पीड़ा किस प्रकार की अनुभूति से वह गुजरती है, उसका वर्णन आज हम इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से, दोहा चौपाई के माध्यम से देखेंगे। पंक्तियाँ पढ़ लें पहले। ये पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई बवंडर परही अंगारा। बिरह गाज हनुवंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारेहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई शाम नदी कालिंदी, विरह के आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन ने सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयउ मासु तनु सूखा, लागहु बिरह काल हुई भूखा। मासु खाई सब हाड़न लागे, अबहु आव आवत सुनि भागे। गिरि समुद्र शशि मेघ, रवि सही न सकही वह आगी। मुहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस प्यो लागी। अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जेठ का महीना, जो भारतीय मान्यता और भारतीय गणना के अनुसार जेठ के माह में, जिसे ज्येष्ठ माह के नाम से जानते हैं, उस समय भीषण आतप यानी भीषण गर्मी चारों ओर से पड़ने लगी है। ऐसे में जो नागमती है वह अपने पति के वियोग में किस प्रकार की अनुभूति लेती है और उसके कष्ट को यह जेठ का महीना कितना बढ़ाने वाला है, इसका वर्णन है। जेठ के महीने में नागमती कह रही है कि सारा संसार ही मानो गर्मी से जला जा रहा है, फिर मेरे जैसी असहाय
सामान्य स्त्री जिसके पति भी उसके पास नहीं है, जिसने जीवन के प्रति हर प्रकार के आकर्षण और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। हम जानते हैं कि नागमती एक रानी है और उसे किसी भी सुख सुविधा का अभाव नहीं है, लेकिन सारी सुख सुविधाएं हमें मन के अनुरूप ही भाती हैं। नागमती ने अपना श्रृंगार छोड़ रखा है, अपने सुख साधन छोड़ रखे हैं। उसकी एक टक और एकाग्र जो ध्यान है वह रत्नसेन के लौट कर आने में है। तो जेठ के महीने में चारों ओर भयंकर ताप से युक्त पीड़ित करने वाली लूएं चलने लगी हैं और लूएं ऐसी लग रही हैं जैसे आग के गोले या बवंडर ही उठ रहे हों, मानो धरती पर अंगारों की बारिश सी हुई जा रही है। और नागमती कहती है कि ऐसी स्थिति में मेरे शरीर ऐसा मुझे अनुमान होता है, अनुभव होता है, जैसे मेरे शरीर में जो विरह है उसने हनुमान के समान विराट और विकराल रूप क्रोध के कारण धर लिया है और वह मानो गर्जना करने लगा है। और मेरे शरीर को उसने लंका समझ रखा है, जैसे लंका से रावण से कुपित होकर के हनुमान जी अपना विराट आकार धारण करके और चारों ओर दौड़ दौड़ करके लंका को पूरी तरह ध्वंस कर देना चाहते थे, वैसा ही कुछ आभास नागमती को यहाँ हो रहा है कि मानो विरह ने हनुमान का रूप धारण करके मेरे शरीर को लंका के समान जलाने का प्रण ले लिया है। हवा के झोंके चारों ओर से आ आकर कोई इधर से और उधर से मेरी इस पीड़ा को, विरह को और भी अधिक असहनीय बना रहे हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से हवा के झोंकों से आग और अधिक तीव्रता को प्राप्त होती है, तेज जलती है, उसी प्रकार इस गर्म वायु ने और लुओं ने तो मेरे विरह को और भी अधिक उद्दीप्त कर दिया है। और मुझे ऐसा लगने लगा है मानो हनुमान द्वारा लंका में लगाई गई जो आग है वही लंका को जला करके फिर वहाँ से लौटकर आकर उसने मानो मेरे पलंग को, मेरी शैया को चारों ओर से जलाकर घेरने पर वह उतारू हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नागमती कहती है कि मुझे शैया के पास जाते ही भीषण गर्मी से मानो मेरा शरीर जलने लगता है और मैं उसके पास इसलिए जानबूझकर जाती ही नहीं हूँ। इस प्रकार विरह में जलते जलते नागमती कह रही है कि मेरा शरीर, मैं खुद ही आश्चर्य में हूँ कि क्या यह मेरा ही शरीर है। विरह की पीड़ा ने, ताप ने और कष्ट ने मेरे शरीर को मानो पूरी तरह से कालिमा से युक्त कर दिया है। कोई भी वस्तु जब धीरे धीरे जलती है तो वह काली पड़ जाती है, जिस प्रकार। और यहाँ नागमती कह रही है कि जैसे कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर वहाँ की सारी ही प्राकृतिक वस्तुएं भी, पूरी प्रकृति कृष्ण के विरह में मानो तड़फ तड़फ करके हर वस्तु ने अपना रूप, श्रृंगार और सौंदर्य खो दिया था। जैसे यमुना भी मानो काला पड़ करके अपने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है और ऐसा अनुमान है कि इसी कारण से यमुना का जल काला पड़ा। तो नागमती कहती है उसी प्रकार से मैं भी यमुना के समान मेरा वर्ण भी काला पड़ता जा रहा है। यह जायसी की कल्पना है। यमुना कृष्ण के विरह में काली पड़ी थी और नागमती अपने प्रिय के विरह में उस धीमी विरह की अग्नि में जलते जलते, जो बहुत अधिक कष्टकारी है, बड़ी ही दुस्सह है, उसके कारण उसका शरीर तिल तिल करके धीरे धीरे, जो आग ना पूरी तरह जलती है और ना ही बुझती है, उसमें उसका शरीर अपने कांति, अपनी शोभा और सौंदर्य को खो चुका है और जलते हुए कोयले का सा आभास देता है। आगे नागमती कहती है मेरे हृदय में जो आग धधक रही है वह आग कैसी है? आंधी के समान है। उसके झोंके
यानी उसकी तीव्र जो लपटें हैं उनसे मेरी पीड़ा और अधिक उद्दीप्त होती है। और प्रिय के विरह में रोते रोते एकटक उस मार्ग को जोहते जोहते मेरी आँखों की ज्योति भी क्षीण हो गई है और मुझे सहज ही कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसकी आंखें भी निस्तेज हो जाती हैं। आगे नागमती इसी बात को अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं इस दुख के बंधन में बंधी हुई हूँ। किसी भी प्रकार से मेरे लिए जीवित रहना बहुत ही कष्ट साध्य हो रहा है। मैं इसमें बंधे बंधे मरण प्राय हो गई हूँ। मैं इस अग्नि में जलकर मानो आधी जली हुई लकड़ी के समान हूँ। मेरे शरीर का जो मांस है वो विरह में जल जल करके ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का मांस सूख गया है। विरह मेरे शरीर को भूखे काल के समान मुझे अपना शिकार बना लेना चाहता है, यानी खा जाना चाहता है। वह मेरे मांस को, और नागमती तो ये कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर का जो मांस था उसे तो विरह रूपी काल ने खा ही लिया है, लेकिन जो भी मेरे भीतर प्राण शेष हैं उनको भी वह रहने नहीं देना चाहता। और मांस को खाने के बाद अब वह मानो मेरी हड्डियों तक को खा जाना चाहता है। और इसलिए नागमती प्रिय से विनती करती है कि हे स्वामी, अब तो मेरी स्थिति पर दया करो और अब तो तुम लौट कर आओ। यदि तुम लौट कर आओगे तो हे प्रिय, मुझे अभी भी यह विश्वास है कि तुम्हारे आगमन को सुनकर यह विरह रूपी काल डर कर यहाँ से भाग जाएगा और मेरे प्राण आपको देखने के लिए मैं जीवित बच सकूंगी। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ऐसी जेठ की गर्मी और ऐसी लूएं जो चारों ओर चल रही हैं, उसके साथ नागमती की वियोग पीड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, मेघ, सूर्य आदि इतनी भीषण ताप और गर्मी को सहन नहीं कर सकता जिस ताप और पीड़ा को यह नागमती सहन कर रही है। इसलिए वो कहते हैं कि वह सती स्त्री जो रत्नसेन के प्रति एक निष्ठ है, जिसमें उसके जीवन का आधार ही उसके पति का प्रेम है, तो ऐसी स्त्री की सराहना करनी चाहिए। वह तो धन्य है जो अपने प्रिय के लिए इस प्रकार अग्नि में दिन रात जल के भी जैसे तैसे अपने प्राणों की को बचाए हुए है। आगे इससे संदर्भित जो वैशिष्ट्य है या काव्य सौष्ठव है उस पर हम बात करेंगे कि इन पंक्तियों का वैशिष्ट्य आलंकारिक दृष्टि से, रस की दृष्टि से किस प्रकार का है। इसमें नागमती की विरह व्यथित हृदय की करुण व्यंजना देखने को मिलती है। विरह वेदना में ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जो मसनवी शैली के प्रेम काव्यों की विशिष्टता होती है। नागमती को अब भी जैसे जैसे महीनों पर महीने व्यतीत हो रहे हैं, उसके शरीर की स्थिति दयनीय से दयनीय होती जा रही है, लेकिन वह फिर भी अपने पति से प्रार्थना करती है कि हे प्रिय, यदि आप अभी भी मेरा स्मरण करके लौट आते हैं तो मैं आपको सकुशल मिलूंगी, या मैं इस स्थिति में होंगी कि मैं फिर से आपके जीवन में प्रवेश करने के साथ साथ मैं फिर से वही पहली वाली नागमती बन सकूं। जैसे कि वृक्ष जो पतझड़ में अत्यधिक शीत के कारण मृत प्राय सा हो जाता है, नष्ट प्राय सा हो जाता है, लेकिन वसंत आगमन के समय उसमें फिर से जीवन के नवांकुरों का प्रस्फुटन होता है। तो नागमती कह रही है कि मुझे फिर भी उम्मीद है कि आपके आने से मेरा यह जीवन फिर से नवीनता को प्राप्त होगा, रसमय हो जाएगा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ दृष्टव्य है। हाँ, ऊहात्मक शैली से, अतिशयोक्तिपूर्ण शैली से यहाँ जो वर्णन है एक वियोगिनी स्त्री का, तो उस वर्णन में जैसे अधजर भयउ मास तनु सूखा, मानहु विरह काल होई भूखा, पाठ पढ़ने पर एक वितृष्णा का सा भाव इसमें जागता है। यहाँ दयनीयता तो है, लेकिन पढ़ने से वो रुचिकर प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ हमने देखा कि विप्रलंब श्रृंगार में रत्नसेन के विरह में नागमती जैसे तैसे अपने जीवन में समय व्यतीत करती है और रत्नसेन के आने की प्रतीक्षा में एक माह व्यतीत कर रही है। तो यहाँ हमने देखा कि नागमती का कष्ट और नागमती की पीड़ा कैसे दिन पर दिन अपने चरम पर पहुँचती जा रही है। इन शब्दों के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।